हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव क्लासेस में। माफ़ कीजिएगा, कुछ दिनों से ना तो मैं एमसीक्यू क्लास डाला हूँ और ना ही कोई न्यूज़ एनालिसिस की क्लास डाल पाया हूँ 15 तारीख से, क्योंकि इस बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। इसलिए क्लास के नहीं, घर में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं 15 तारीख का न्यूज़ आज डाल रहा हूँ और 15 तारीख के साथ साथ 16, 17, 18 तारीख के आज के डेट का भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगा। चलिए, 15 तारीख में जो कुछ खास न्यूज़ है आप लोग शायद पढ़े ही होंगे, फिर भी हम एक नज़र थोड़ा डाल लेते हैं इसमें क्या गया। 15 तारीख को एकल मतदान सूची रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी चुनाव समिति, जो एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बात की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपा। इस रिपोर्ट में लगभग 18,000 से ज़्यादा पन्ना था, जिसमें कि 321 पन्ने को ही सार्वजनिक किया गया है। वही देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि रामनाथ कोविंद समिति ने सिफारिश की है कि 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने को गुरुवार को ऐसा सिफारिश की है। वहीं देखते हैं इसके अंतर्गत त्रिशंकु स्थिति, जैसे कि त्रिशंकु स्थिति, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग लगभग 2029 से सरकार के सभी 3 स्तरों, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। वहीं समिति ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, संसद के अनुच्छेद 83 जो कि क्या है, संसद के सदनों की अवधि, और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ ही अनुच्छेद 325 में भी संशोधन की गुजारिश की गई और साथ साथ 324A जोड़ने के बारे में बात कहा गया है। देखते हैं पेज नंबर 8 में क्या किसमें खास बात है। इसमें लगभग जो है एक राष्ट्र एक चुनाव को मुद्दे को लेकर के कई सारे देशों के संविधान को भी उल्लेख का दायरा लिया गया है कि उसमें क्या क्या हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपीन के चुनाव एक साथ चुनाव होते हैं। उसके चुनाव प्रक्रिया को भी इन्होंने क्या है कि समिति ने देखा है, यानी कि उसे तुलना की है, उसमें जाकर देखा उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। वहीं तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है जिसमें कि, और इसका उद्देश्य चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता, इसका जो उद्देश्य है क्या है कि चुनाव निष्पक्षता और पारदर्शिता हो, सभी को पता चले किस प्रकार से चुनाव हो रहा है, सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन करना और उन्हें अपनाना था। और रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका में मतदाता नेशनल असेंबली में, दक्षिण अफ्रीका का जो है नेशनल असेंबली, संसद और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए एक साथ मतदान कराते हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव 5 साल के अंतराल पर, प्रांतीय चुनाव से अलग होते हैं। वहीं अफ्रीका में 29 मई को अभी वर्तमान में आम चुनाव होने वाले हैं। वहीं स्वीडन के चुनाव प्रणाली को देखें तो वहाँ पे अनुपातिक चुनावी प्रणाली व्यवस्था है, और जिसके तहत राजनीतिक दलों को उन्हें मिले मतों के आधार पर निर्वाचित और सदन में सीट सौंपी जाती है। इसके साथ साथ उनके यहाँ ऐसी प्रणाली है जहाँ संसद जिसे कि स्वीडन में रिक्सडैग भी कहते हैं, काउंटी परिषदों और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक साथ होते हैं, और ये चुनाव हर 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं, जबकि नगर पालिका चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है। वहीं सुभाष सिंह कश्यप ने जर्मनी में संसद द्वारा चांसलर की नियुक्ति की बात कही गई है। जापान में जो है प्रधानमंत्री के पहले संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके बाद सम्राट उन्हें मंजूरी देता है। यानी कि जापान में सबसे पहले जो होता है क्या होता है कि प्रधानमंत्री को संसद द्वारा चुना जाता है, और साथ साथ ही इसके बाद जो है सम्राट, वहाँ के जो सम्राट उसको मंजूरी देती है। वहीं जापानी मॉडल के समान एक मॉडल अपनाने के लिए इंडोनेशिया में 2019 से एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं, और जिसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विधायिका निकायों के सदस्य एक ही दिन चुने जाते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, पहले भारत में भी जब 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 1952 में, 57 में, 62 में और फिर 67 में, 1967 में, इसमें जो है पहले एक राष्ट्र एक ही साथ सबका चुनाव करा दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे राष्ट्र अलग हुआ तो चुनाव प्रक्रिया को भी अलग कर दिया गया। वही देखते हैं, इसके लिए लगभग 67 पार्टियों से संपर्क किया गया था, 62 पार्टियों से संपर्क किया गया था, जिसमें 47 ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और इस 47 में से 32 जो है
समर्थन दिया है और 15 इसमें समर्थन नहीं दिया है। और वहीं टोटल देख लें तो 15 समर्थन जो नहीं दिया, तो 15 पार्टी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों में देखें तो राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का क्या क्या विरोध भी किया है। वहीं देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी इसके साथ प्रतिक्रिया को मंजूरी दी है। इसमें कहा गया है कि मेन बात इन लोगों का क्या कहना है, कई सारे पार्टियों का कहना है कि उन्होंने आशंका जताई है कि कई सारे पार्टी ने आशंका जताई है कि इससे अपनाने से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन हो सकता है और यह अलोकतांत्रिक और संघवाद विरोधी भी हो सकता है। साथ साथ ही क्षेत्रीय दलों और हाशिए पर धकेला जा सकता है। इसके साथ परिणाम ये होगा कि देश के शासन राष्ट्रपति शासन प्रणाली के तौर पे सामने आ जाएगा। अभी जो मेन प्रधानमंत्री है, इससे क्या हो सकता है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के तौर पे आ सकता है। वहीं देखते हैं संविधान की बुनियादी संरचना को भी कमजोर किया हो सकता है इससे। समाजवादी पार्टी ने अपने जवाब में कहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो राज्य स्तरीय पार्टियां चुनावी रणनीति और खर्चे में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी, जिससे इन दो समूहों के बीच कलह बढ़ जाएगी और क्षेत्रीय पार्टियों में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कई सारे ऐसे पार्टी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। आप यहाँ पे कई सारे पार्टी के नाम आराम से देख सकते हैं, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वहीं देखिए क्या कहा गया भारत के बारे में। एक साथ चुनाव प्रक्रिया 1983 के बाद कई रिपोर्टों के अध्ययनों में शामिल किया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने 1983 में अपनी आरंभिक वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की विचार की वकालत की थी और विधि आयोग ने चुनावों के संचालन में शामिल विभिन्न मुद्दों का अध्ययन भी किया। 1999, 2015, 2018 की अपनी रिपोर्ट में नागरिकों के राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों को चुनाव बोझ से मुक्त करने के लिए एक साथ चुनाव की प्रथा को अपनाने की सिफारिश की और संविधान की समीक्षा के लिए 2002 में गठित राष्ट्रीय आयोग ने अलग अलग चुनावों से जुड़ी समस्याओं को पहचाना और एक साथ चुनावों की बहाली की सिफारिश की। और कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने 2015 में कहा कि भारत के तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक साथ चुनाव आवश्यक होगा। फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभी क्या गया रामनाथ कोविंद की इस पार्टी में जो है, इसमें कौन कौन शामिल है। जो हमारे पहले राष्ट्रपति रह चुके थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ ही एन.के. सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, सुभाष कश्यप, हरीश चंद्र और कानून मंत्री भी इसमें शामिल है। आप यहाँ देख सकते हैं, इन सभी का नाम हमने दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं कि मेन क्या बात है। और भी कई सारे मुद्दे, चुनावी बॉन्ड खरीदने को अरबपति कारोबारी से लेकर के काम चर्चे सामने आए हैं। चुनावी बॉन्ड के समक्ष में सामने आया है कि कई सारे करोड़ों रुपए जो अलग अलग अमीर घराने के यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। इसमें जाने माने कॉरपोरेट घराने के अनिल अग्रवाल की वेदांत लिमिटेड ने 398 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे। और दोस्तों इसके साथ साथ ही बड़े बड़े कंपनी, छोटे मोटे कंपनी भी कई सारे बॉन्ड खरीदते हुए नजर आए हैं। 398 करोड़ के ये बॉन्ड खरीदे हैं कौन? अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है वेदांत लिमिटेड। वहीं सुनील मित्तल की 3 कंपनियों ने मिलकर ऐसा और भी किया, कुल 246 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे। वहीं लक्ष्मी निवास मित्तल और अलग अलग कई सारे नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अग्रवाल वेदांत 398 करोड़ आप देख रहे हैं। फिर सुनील मित्तल की 3 कंपनियां मिलकर 246 करोड़। लक्ष्मी निवास मित्तल की व्यक्तिगत तौर पर 35 करोड़ रुपये की बॉन्ड खरीदा गया। दोस्तों बॉन्ड ये होता है, अगर इसे एक बार बॉन्ड दे दिया जाता है पार्टी को, फिर अगर पार्टी 15 दिन के अंदर इसे नहीं भुनाएगा, कैश के तौर पे नहीं निकालेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये जो पैसा है प्रधानमंत्री केयर फंड में चला जाता है। तो ये इसका नियम है। अगर आप बॉन्ड दे दिया गया, देने के बाद 15 दिन के बाद बॉन्ड को भुनाना होता है, यानी कैश डिपॉजिट करवाना पड़ता है उसका। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का क्या हो गया, माथे पे चोट लग गया है। अब कैसे लगा ये तो जाने राम। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की अभी कमी की गई है।
केंद्र सरकार द्वारा ऐसा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जहां पेट्रोल 94 रुपया 72 पैसा पेट्रोल और डीजल 87 रुपया 62 पैसे है। भारत ने अभी हाल ही में वर्तमान में 193 दूसरी के 134वें नंबर पे किस चीज़ में आया? भारतीय मानव विकास सूचकांक में भारत इस बार अच्छा स्कोर किया। 193 देश की सूची में 134 नंबर पर रहा, जहाँ देखते हैं कि यह स्कोर भारत का जो है 2021 में 191 देशों की सूची में 135 पे रहा था। वहीं जो इसका स्कोर है भारत का भी वर्तमान में 0.437 और 2021 में जो था 0.490 रहा था। ये कई सारे एस्पेक्ट को लेकर के तैयार किया जाता है। इसमें मानव बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि जीआई लैंगिक अंतर भी इसमें देखा जाता है। हाल ही के देश में श्रम बल भागीदारी दर में सबसे बड़ा लैंगिक अंतर भी देखा गया है, जो महिलाओं में 28% और पुरुषों में इतना और दोनों मिला करके 47.8% है। हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट में 24 माह 2023 से 24 में कहा गया कि एसडीआई में सुधार के बाद 2022 में भारत 193 देशों की सूची में 3 नंबर पर रहा है। इसमें जो मेन चीज़ पे गौर किया जाता है वो क्या क्या दिखा जाता है आप देखिए। इसमें जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, यानी कि जीवन जीने मरने की उम्र की सीमा क्या है, जीवन प्रत्याशा। अभी पर वर्तमान में भारत में जो है पहले जो था 62.7%, 62.2 वर्ष था, यानी कि एक मानव की औसत आयु ले दिया जाए कुल मिला करके तो 62.2 वर्ष था, 62.2 वर्ष। अब वर्तमान में जो है यही 67.7 वर्ष हो गई है, यानी कि पहले से ये चीज़ बढ़ा है। और साथ साथ जीवन प्रत्याशा के साथ साथ शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भी देखा जाता है, जिसमें कि जब कि प्रति व्यक्ति GNI जो है 6,542, यानी कि आय जो है 6,542 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गया है। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी कहा है कि भारत में GII 2022 में 14 पायदान सुधरा है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं जो हमारे लिए कुछ ज़रूरी का न्यूज़ है, हम उसे भी खबर करते हैं डेली की तरह। फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं डेली की तरह नहीं डाल पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब से कोशिश रहेगी कि आप लोगों को लगातार क्लास में दे दिया जाए। मुसीबत यह है कि कोई दूसरा चलिए आगे देखते हैं। स्पाइस जेट ने अभी हाल ही में वर्तमान में 10 विमान के लिए पट्टा कर, यानी कि एक दूसरे से क्या क्या समझौता कर लिया है 10 विमान खरीदने के लिए। वहीं विमान क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे कंपनी स्पाइस जेट ने 10 विमानों के लिए अभी किया है ये चीज़। वहीं 3 विमान ढांचे भी प्राप्त हुए हैं। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि एयरलाइंस 8 विमानों के संबंध में पट्टादाताओं के साथ बातचीत कर रही है। वहीं सेना का कमांडर सम्मेलन के लिए 1 अप्रैल से सेना का कमांडर सम्मेलन किया जाएगा हमारे भारतीय की राजधानी दिल्ली में, ऐसा किया जाएगा। जिसके साथ साथ ही वहाँ देखते हैं कि सेना के जो प्रमुख हैं मनोज पांडे भी वहाँ हाजिर होंगे। वहीं 2 तारीख को सेना को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री, ऐसा 2 अप्रैल को रक्षा मंत्री सेना को कमांडरों को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। वहीं इसके साथ साथ देखते हैं चुनाव आयुक्त ने चयन समिति के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करने के बारे में बात किया गया। जहां क्या हुआ था, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सिद्धू को गुरुवार चुनाव आयुक्त ने नियुक्त किया गया है। इसे क्या क्या नियुक्त किया गया, किसी को नियुक्त किया गया, 2 चुनाव आयुक्त जो थे, जो कि एक इस्तीफा दे दिए थे, एक का कार्यकाल खत्म हो गया था। सुनवाई में अहम भारतीय क्योंकि प्रशासनिक सेवा में पूर्व अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू को गुरुवार चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा चुना गया है। वही 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे जो सेवानिवृत्त थी, ये सेवानिवृत्त हो गए थे, इनकी उम्र पूरी गया था पद पे रहते हुए। वहीं अरुण गोयल जो कि इस्तीफा दे दिए थे। अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चुनाव आयुक्त में 3 लोग शामिल होते हैं, तो 2 का नाम तो आपको पता चल ही गया कि को क्या क्या अभी वर्तमान में 2 चुना गया। और एक जो हेड होता है, अध्यक्ष जो होता है चुनाव आयोग के अध्यक्ष, वो कौन होते हैं आप उसका नाम बताइए। 2 जो है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। चलिए बाकी 2 के नाम आप बताइए। दोस्तों 15 तारीख का जो कुछ है, जो मेन हेडलाइंस था वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। उसमें से एक और देख लेते हैं जो कि पेटीएम से रिलेटेड ये खबर है।
पेटीएम के लिए कहा गया कि पेटीएम का जो यूपीआई सेवा है वो अभी 4 बैंकों के साथ समझौता कर लिया है, जो कि ये चालू रहेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और पेटीएम यूपीआई सेवा जो है ये अभी चालू रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस छोटे से भाई का क्लास अगर आपको समझ में आता हो, ये क्लास आपको करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारे मददगार साबित होगी और इसके साथ साथ ही आप एमसीक्यू क्लास में भी जुड़े ताकि आपको आने वाले परीक्षा में मदद कर सके। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बने रहने के लिए।